वो अंधेरी रात थी, बारिश ज़ोरों शोरों से बरस रही थी, बादलों की गरज दिल दहला देने वाली थी, बिजली की चमक किसी भी लम्हे आंखों की रोशनी ज़ायल कर देने को तैयार थी। ऐसे में अपने घर से निकलना बेवकूफ़ी था, और ये बेवकूफ़ी साजिद और उसके 3 दोस्त कर चुके थे। साजिद, वाजिद, तानिया और सहर वीकेंड मनाने अपने घर से निकले थे। शाम बहुत सुहानी थी, आसमान को स्याह बादलों ने ढांपा हुआ था। सर्द हवा सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। वो चारों अपने घर के करीब वाले गार्डन में इकट्ठे हुए थे। यार वाजिद, क्या सुहाना मौसम है, क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे चला जाए? साजिद ने अपने चेहरे की खराश को मिटाते हुए कहा, जो कि दरख्त के झड़े हुए पत्ते ने इसके दाएं रुखसार पर लगाई थी। पागल हो तुम, मौसम देखा है तुमने, कभी भी बारिश हो सकती है। सहर ने लहराती जुल्फ़ों को समेटते हुए साजिद की बात का जवाब दिया। इसका मतलब है तुम बारिश से डरती हो? साजिद ने एक ज़ोरदार कहका लगा कर कहा, मैं डरती नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये कह रही थी कि ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर जाना माकूल बात नहीं है। सहर ने वजाहत की। अच्छा जी, फिर तो तुम भी हमारे साथ चलो। और तुम अकेली रहकर क्या करोगी तानिया? तुम भी हमारे साथ चलो, वाजिद ने कहा। लेकिन जाना कहाँ है? तानिया ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। वो मेरे पापा का फार्म हाउस है ना, साजिद ने कहा। क्या इतनी दूर? चौंकते हुए सहर ने कहा। डर गई क्या? साजिद ने फिर उसका मजाक उड़ाया। जी नहीं, अगर चलना है तो फिर चलो। इसकी आवाज़ में जोश ख़त्म हो चुका था। 1 घंटे बाद सहर, तानिया और वाजिद नेवार्डन ग्राउंड में जमा हो गए। अब बस साजिद का इंतज़ार था। 2 मिनट बाद वो भी कार लेकर आ गया। वाजिद साजिद आगे बैठ गए, जबकि सहर और तानिया पीछे बैठ गई। मौसम मज़ीद ख़राब हो गया। हल्की हवाएं तेज़ हो गईं, हवा में नमी भी बढ़ गई, दरख्तों से पत्ते तेज़ी से झड़ने लगे। साजिद ने FM ऑन किया, सब म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। जूं जूं कार मंजिल की तरफ जा रही थी, मौसम की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था। अंधेरे पर अंधेरा छा रहा था, बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। साजिद और वाजिद दोनों इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे, जबकि सहर और तानिया पर एक वहशत तारी थी। मैंने पहले ही कहा था मौसम काफ़ी ख़राब है, अब भी वक्त है, वापस घर चलते हैं, सहर ने मौसम को देखते हुए कहा। साजिद और वाजिद ने इसका डर समझने के बजाय इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 मिनट के बाद साजिद ने FM पर चैनल चेंज किया। स्लो म्यूज़िक ऑन एयर था। एक भयानक आवाज़ FM से आने लगी। मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। बिजली की चमक ने कार की फ्लैश लाइट को भी मांद कर दिया। सुनसान बियाबान जंगल से गुजरते हुए एक अलग सा एहसास आप पर तारी हो जाता है, और ये एहसास इस वक्त वहशत बनकर आपको डसने लगता है, जब दिल को दहला देने वाली आवाज़ें आपका पीछा करने लगें, आपका नाम पुकारें। आप इन आवाज़ों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, मगर वो आवाज़ें हर गुजरते लम्हे के साथ आपके करीब से करीब तर आती जा रही हों, और ये वहशत इस वक्त आपकी जान निकाल देती है जब एक हाथ आपके शाने को छुए। FM पर RJ की पुरस्कार बातें सहर और तानिया को अपने सैर में ले चुकी थीं। स्टॉप इट यार, बंद करो FM को, तानिया ने चिल्ला कर कहा। अचानक एक झटके के साथ साजिद ने ब्रेक लगाई। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लगाई? सहर ने पूछा। पता नहीं यार, खुद ब खुद ब्रेक लग गई है। साजिद ने कार स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार जल्दी करो, सहर के चेहरे पर खौफ नुमाया था। वो किसी भी तरह इस सुनसान सड़क से ओझल होना चाहती थी। बारिश की गिरती बूंदें, बिजली की चमक, बादलों की गरज सहर को खौफ के अंधेरों में धकेल रही थी। इसके हाथों की कपकपाहट तानिया देख सकती थी। वो इसे हौसला दे रही थी, मगर खुद भी इस खौफ में मुब्तला थी। साजिद ने कार का दरवाज़ा खोला और तूफ़ानी बारिश में कदम रखा। कदम रखने की देर थी, इसका पूरा जिस्म तर हो गया। सुर्ख शर्ट के नीचे पहनी बनियान भी वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगी। वो इंजन की तरफ बढ़ा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। जानवरों की आवाज़ें मज़ीद वाज़ेह हो गईं। 30 सेकंड में वो वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। इसका वजूद भीग चुका था, इसके होंठ नीले हो गए। तंद खुद हवाएं तूफ़ानी बारिश से ज़्यादा ख़तरनाक थीं। क्या हुआ? वाजिद ने पूछा। लगता है इंजन में पानी चला गया है, टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ करते हुए उसने जवाब दिया। अब क्या होगा, सारी रात इसी जगह पर गुजारनी पड़ेगी, सहर ने धीमे लहजे में कहा। जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अचानक बारिश में अगर आपकी कार बियाबान जंगल में ख़राब हो जाए और अचानक साया आपको विंडो से नज़र आए। RJ की बातें जारी थी कि अचानक कोई बाहर से विंडो खटखटाने लगा। कौन? मूसलाधार बारिश की वजह से बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वाजिद की आवाज़ में भी कपकपाहट आ गई। यार दरवाज़ा मत खोलना, वाजिद ने समझाया, मगर साजिद ना माना। उसने दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ कोई भी ना था। अचानक तेज़ हवाओं ने कार का रुख कर लिया। बारिश की बूंदें कार में दाखिल होने लगी। साजिद की पैंट भी बारिश से गीली हो गई। यार जल्दी अंदर आ। सहर और तानिया के साथ साथ अब वाजिद भी मौसम के हिसार में आ गया। इसका वजूद भी खौफ के ज़ेर असर हो गया। एक बार फिर विंडो पर दस्तक हुई, मगर इस बार एक साया भी नमूदार हुआ। साजिद ने गुस्से में दरवाज़ा खोला।
क्या है, क्यों बार बार तंग कर रहे हो? साजिद ने बाहर निकलते ही इस पर जुमले कसना शुरू कर दिए, मगर वो बूढ़ा शख्स खामोशी से अस्से के सहारे खड़ा इसकी बातें सुनता रहा। इसका चेहरा लंबे बालों से आधा ढका हुआ था, इसकी कमर में खम था। बेटा, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, ये जंगल रूहों का भूखा है, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। इस बूढ़े की आवाज़ मूसलाधार बारिश में भी कार तक पहुँच रही थी। सहर और तानिया मजीद घबरा गई। वाजिद भी अब बाहर आ चुका था। हमारी कार ख़राब हो गई है और यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है। वाजिद ने इस बूढ़े शख्स से पूछा। इस जंगल में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, पास ही एक हवेली है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ, चाहो तो आज रात वहाँ ठहर सकते हो। ये कहकर बूढ़ा शख्स वहाँ से चल दिया। एक बार फिर बिजली चमकी, बादलों ने डर को हवा दी। तानिया फ़ौरन कार से बाहर आई। यार, इस तूफ़ानी रात में बाहर रुकने से बेहतर है इस बूढ़े शख्स के साथ इसकी हवेली ही चले जाएं। ये जंगल में रात गुजारने से तो बेहतर है ना। इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। ठीक है, साजिद ने शाने चुकाए और बूढ़े शख्स को रोका। इसकी हंसी पहली बार नज़र आई। सब इस बूढ़े शख्स के पीछे चल दिए। सुनसान सड़क पर बारिश की बूंदों के साथ इन सब के कदमों की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। 1 मीटर के फासले पर एक हवेली नज़र आई। लोहे का जालीदार गेट तूफ़ानी हवा में खड़खड़ाहट की आवाज़ पैदा कर रहा था। एक बार फिर बिजली चमकी। सब ने पहली बार इस हवेली की होलनाकी को देखा। पूरी हवेली पर स्याही छाई हुई थी। एक अजीब सी आहट इस हवेली के बाहर ही से सुनी जा सकती थी। बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर मेन दरवाज़ा खोला। 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा दरवाज़ा जाज़िब नज़र तो ना देखा, मगर एक वहशत ज़रूर रखता था। सब अंदर चले गए। सब दोस्त बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। सबके जिस्म पर कपकपी तारी थी। हवेली में अंधेरा था। बिजली की चमक ने हर चीज़ को रोशन किया। सामने एक सोफ़ा था जिसे फटे पुराने कपड़ों से ढका हुआ था। दाएं तरफ 60 की दहाई का डाइनिंग टेबल जिसने मिट्टी का लिबादा ओढ़ा हुआ था पड़ा था। बाईं तरफ एक कमरा था जिसको देखकर किचन का गुमान हो रहा था। एक आहट वहाँ से मुसलसल आ रही थी। गरे की आवाज़ ने इस आहट को मदम कर दिया। कितनी सुनसान है ये हवेली, आगे बढ़ते हुए तानिया ने कहा। अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। सब ने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। ये दरवाज़ा किसने बंद किया? सहर ने घबराते हुए कहा। इसका चेहरा इसके डर को जाहिर कर रहा था। ये हवेली 100 साल पुरानी है। सब दरवाजे जाम हो चुके हैं, कब खुलते हैं कब बंद होते हैं पता ही नहीं चलता। खैर, तुम ऊपर चले जाओ और आराम करो, बूढ़े शख्स ने जवाब दिया और वह किचन में चला गया और फिर 4 कैंडल्स हाथ में लिए वापस आया। ये लो, यहाँ रोशनी सिर्फ इन्हीं से होती है, और याद रहे चाहे कुछ भी हो जाए अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, वरना। खुशयानी हंसी के साथ वो वापस किचन में चला गया। किचन में जाते ही वो हंसी गायब हो गई। बिजली की चमक ने एक बार फिर अंधेरी हवेली को नीली रोशनी से जगमगा दिया। सब धीमे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हाथ में कैंडल्स रोशन थी, मगर हवा के झोंके इस रोशनी को भी उचक ले जाने को तैयार थे। ऊपर वाली मंजिल पर 4 दरवाजे थे। सब एक एक कमरे में चले गए। तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। कैंडल की रोशनी ने अंधेरे कमरे को नीम रोशन कर दिया। सिर्फ एक टूटा हुआ बेड था जिसको स्याह कपड़े से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी। दीवार पर जानवरों के खाके बने हुए थे। बिजली की चमक इन खाकों में जान डाल देती। वो सहमते हुए बेड पर जा बैठी। इसका जिस्म भीगा हुआ था। इसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। इसने कैंडल को बेड पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ी। बरसात ने इस अलमारी को जाम कर दिया। वो इसे खोलने की कोशिश कर रही थी। एक ज़ोरदार झटके से दरवाज़ा खुला। अलमारी खुलते इस पर एक मकोटा गिरा। इसको देखते इसकी चीख निकल आई। इसका सांस फूल गया। अलमारी में जाले ऐसे बने हुए थे जैसे सालों से इसको ना खोला गया हो। एक चादर अलमारी में थी। इसने उसे उठाया और ओढ़कर बेड पर जा लेटी। एक कपकपी सी इस पर तारी थी। बिजली की चमक और तंद खुंद हवाओं की आवाज़ें नहायत भयानक लग रही थी। खड़खड़ की आवाज़ें इसकी नींद को उचक ले गईं। एक चीख की आवाज़ आई। वो डर गई, उठ बैठी। कदमों की आहट उसे सुनाई देने लगी। वो डरते हुए दरवाजे करीब गई। कौन है, कौन है? लरजते लबों से पूछा, मगर कोई जवाब न आया। इसने दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ कोई ना था। लंबे सांस लेते हुए आगे बढ़ी, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नज़र न आया। बिजली चमकी तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ कोई दरवाज़ा ना था। वो दरवाजे जिनके ज़रिए सहर, वाजिद और साजिद अपने अपने कमरे में दाखिल हुए थे, सब गायब हो गए। साजिद, वाजिद, सहर, वो चिल्लाने लगी। गर्ज चमक में इजाफा हो गया। वो वापस मुड़ी तो एक और झटका लगा। इसके कमरे का भी दरवाज़ा वहाँ नहीं था, सिर्फ दीवार थी। वो घबरा गई। एक साया नमोदार हुआ, मगर फिर आंखों से ओझल हो गया।
हर तरफ अंधेरा छा गया। वो चिल्लाने लगी मगर वहाँ कोई ना आया। करवटें बदल बदल कर साजिद का जिस्म हलकान हो गया। वो नई जगह पर और गीले कपड़ों में सो नहीं पा रहा था। इसने दीवार की तरफ करवट ली। इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके साथ लेटा है। इसने कन अखियों से पीछे देखने की कोशिश की मगर अंधेरे में कुछ नजर न आया। बिजली की चमक ने दीवार पर एक साया बनाया। वो चौंक कर उठ बैठा, पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई ना था। खौफ इसके चेहरे से जाहिर होने लगा। कदमों की आवाज़ कमरे के बाहर से सुनाई देने लगी। इसने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाज़ा खोला। बाहर कोई ना था, सिर्फ अंधेरा और वहशत थी। वो आगे बढ़ा और वाजिद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर उसने दरवाज़ा ना खोला। अचानक सहर के कमरे से एक चीख की आवाज़ आई। वो इसके कमरे की तरफ बढ़ा। सहर, तुम ठीक तो हो? दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खटखटाने लगा मगर कोई जवाब ना आया। चीख भी गायब हो गई। पूरा सरार खामोशी ने आ घेरा। इससे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे है। इसने मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई ना था। हाथ में मौजूद कैंडल हवा के झोंकों से बुझने को तैयार थी। तानी का दरवाज़ा अध खुला था। वो आगे बढ़ा, कमरे में दाखिल हुआ मगर वहाँ तानिया मौजूद ना थी। तानिया, इसने पुकारा मगर कोई जवाब न आया। वो चलते चलते सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगा। किचन से आहट सुनाई दी। तानिया, ये तुम हो? इसने नीचे झांकते हुए पूछा मगर कोई जवाब न आया। आहट मजीद वाज़े हो गई। वो लरजीदा कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो नंगे पाँव था मगर जब भी वो निचले स्टेप पर कदम रखता है एक आहट सुनाई देती। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई इसके साथ साथ नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज़ थी। इसने अपने आगे पीछे देखा मगर कोई नजर न आया। एक तंद खुंद हवा का झोंका आया और कैंडल बुझ गई। अंधेरे ने आ घेरा। हवेली के मेन दरवाजे पर दस्तक होने लगी मगर जब वो इसके पास गया तो दस्तक की आवाज़ गुल हो गई। इसके हाथ कांपने लगे। वो पलटा तो एक साया किचन में जाता दिखाई दिया। वो धीमे कदमों के साथ बढ़ने लगा। वो बरसात के मौसम में भी पसीने से शराबूर था। ये पसीना खौफ का था, वहशत का था। वो किचन के दरवाजे के करीब था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता इसके शानों पर किसी ने हाथ रखा। एक चीख की आवाज़ गूंजी। इसका सांस फूल गया। आहिस्ता से पलटा। वहाँ तानिया थी जो खुद भी खौफ के पसीने में डूबी हुई थी। तुम? इसकी आवाज़ अकलाने लगी। सांस को बहाल करने की कोशिश की। साजिद, इस हवेली में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तानिया ने घबरा कर कहा। तुम ठीक कह रही हो। हमें बाकी दोनों को भी आगाह कर देना चाहिए। तेज़ कदमों के साथ वो वापस ऊपर गए। उफ, कितनी गर्मी है। वाजिद ने अपनी शर्ट उतार कर ज़मीन पर फेंक दी और दोबारा बेड पर लेट गया। चंद सेकंड बाद वही शर्ट किसी ने ज़मीन से इसके मुंह पर उछाल दी। वो चौंक गया, इधर उधर देखा। खिड़की खुली थी। लगता है हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है। वो उठा और खिड़की को बंद करने लगा मगर तंद खुंद हवाएं मुज़ाहमत कर रही थी। इसने अपना हाथ बाहर की तरफ खिड़की को बंद करने की गर्ज से बढ़ाया तो एक सुर्ख रंग की बूंद इसके दूधिए बाजू पर नमूदार हुई। इसने बगौर देखा। वो खून की बूंद थी। इसने बाहर झांका मगर वहाँ कुछ ना था। दोबारा अपने बाजू की तरफ निगाह दौड़ाई। वो खून अब गायब हो चुका था। यार वाजिद, लगता है सहर का असर अब तुझ पर भी होने लगा है। अपने आप से कहने लगा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर ये मुस्कुराहट इस वक्त गायब हो गई जब उसने अपने जेब तन किए बनियान पर खून के छींटे देखे। इसने इन्हें भी मामूली जाना और खिड़की बंद करने लगा और फिर वापस जाकर लेट गया। जैसे ही वो लेटा एक तेज़ धार खंजर का साया इसको दीवार पर नजर आया। तानिया और साजिद अपार्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहे थे। सहर इनकी तरफ दौड़ते हुए आई। इसका सांस फूला हुआ था। क्या हुआ सहर, तुम्हारी ये हालत, क्या हुआ? तानिया ने इसको हौसला देते हुए कहा। वहाँ वो अपने कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। क्या हुआ तुम्हारे कमरे में, बताओ तो? साजिद ने पूछा। उधर कोई है, बार बार एक आहट सुनाई दे रही है, इसने हकलाते हुए कहा। तीनों मजीद सहम गए। अब बस, अब यहाँ पर मजीद रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से वाजी को अपने साथ लेते हैं और निकलने की करते हैं। साजिद की बात पर दोनों ने इस बात में सर हिलाया। बिजली की चमक में इजाफा होता जा रहा था। गर्ज की आवाज़ ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे बादल इनके सर पर हों। अचानक साजिद को अपने पाँव गीले महसूस हुए। हर तरफ अंधेरा था। कैंडल भी बार बार बुझ रही थी। वाज़ेह तौर पर कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। यहाँ कुछ है, मेरे पाँव गीले हो रहे हैं। सबकी नज़र ज़मीन पर थी। बिजली दोबारा चमकी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। साजिद के पाँव खून में सुर्ख हो चुके थे। खून के सबब इसके हाथ से कैंडल नीचे गिर गई। तानी और सहर ने एक दूसरे को दबोच लिया। इन दोनों की सिसकियाँ हवेली में गूंजने लगीं। इनकी नज़र खून के माखिस की तरफ गई। आंखें खुली की खुली रह गईं। खून वाजिद की लाश से आ रहा था। इसका सर कटा हुआ था और आंखें खुली हुई थी। सहर की चीख ने बादलों को खामोश करवा दिया। साजिद को भी एक झटका लगा। इससे पहले कि बिजली की चमक अंधेरा कर देती, इसने दोनों का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से। वो भागते हुए नीचे आए मगर एक आहट इनका पीछा कर रही थी। मेन दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए एक आवाज़ ने सबको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया।
کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ تینوں اسے وہاں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بنیان اور پینٹ زیب تن کیے ہوئے تھا، اس کی بنیان پر ابھی بھی خون کے نشانات تھے۔ مگر تم تو، ساجد نے کھلاتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دور ہٹو، ہمارے قریب مت آنا، ہم اچھی طرح جانتے ہو تم واجد نہیں ہو، ساجد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔ یار تم کیسی بات کر رہے ہو، میں واجد ہی ہوں۔ وہ ان کی باتوں پر حیران تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا نا رک جاؤ ورنہ۔ ساجد نے دیوار کے ساتھ لگے ایک گلدان کو اس پر پھینکا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ تمہارے بازو سے خون؟ سحر آگے بڑھنے لگی۔ جب اتنی زور سے مارو گے تو خون ہی بہے گا۔ اف، سب اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ تانی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کون سی لاش؟ کیسی لاش؟ واجد جلا کر بولا۔ یار ہمیں جتنا جلد ہو سکے اس حویلی سے نکل جانا چاہیے، اس حویلی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، ساجد نے واضح طور پر کہہ دیا۔ مگر اس بارش میں کہاں جائیں گے ہم؟ واجد نے پوچھا۔ کہیں بھی یار، مگر اس حویلی میں اب نہیں رک سکتے، تانی نے کہا۔ سحر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی مگر دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یار دروازہ نہیں کھل رہا۔ ساجد اور واجد نے بھی مدد کی مگر بے سود۔ اس حویلی سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک ہنسی گونجنے لگی۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بجلی کی چمک بھی اس آواز کے مجسم کو سامنے لانے میں ناکام تھی۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ ساجد نے للکارا۔ تمہاری موت۔ ایک سایہ نمودار ہوا، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ وہ سایہ ہر گزرتے لمحے میں اپنی شکل تبدیل کر رہا تھا۔ پہلے وہ ساجد کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر سحر کی شکل میں نظر آیا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ سب پر وحشت طاری ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند رہا۔ سب نے باہر کے راستے کی تلاش شروع کر دی مگر راستہ نہ ملا۔ چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے سب کو جدا کر دیا۔ اگلے ہی لمحے سب ایک دوسرے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ سب ایک دوسرے کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا، یا سیاہی کی جگہ روشنائی نے لے لی تھی۔ ایمبولینس کی آوازیں حویلی کے اندر روشنائی دے رہی تھیں۔ 4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھی۔ سب ان لاشوں کی حالت کو دیکھ کر حیران تھے۔ 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی۔ تینوں نے اپنی نبض کاٹ ڈالی تھی۔ جسم پر کسی بھی قسم کی خراشوں کے نشانات نہ تھے سوائے ایک لاش کے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا تھا۔ ایک تیز دھار خنجر سے اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ خنجر بھی آلے کے پاس سے ملا مگر اس پر 4 کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اسی خنجر سے سب کی نبض کاٹی گئی تھی یا پھر خود انہوں نے کاٹی تھی۔ اس کیس کو سلجھانے میں پولیس بھی ناکام رہی۔